विद्यार्थियों, और जैसा कि इस क्लास के माध्यम से हमें फाइनल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और कल हमने नाटक स्कंदगुप्त का एक बेसिक परिचय प्राप्त किया, एक आधारभूत परिचय जो है वो प्राप्त कर लिया। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक ऐतिहासिक नाटक है, जैसा कि आप इसको जानते हैं, और किसी भी नाटक को दो तरह से विवेचित किया जाता है। एक तो साहित्यिक वस्तु के रूप में, तथा दूसरी उस नाटक की रंगमंचीय जो उसका फल है, रंगमंची अपेक्षा को पूरा करने में वो कितना सफल हुआ है, इस आधार पर किसी भी नाटक की विवेचना उसके नाटक के तत्वों के आधार पर की जाती है। तो आज हम स्कंदगुप्त नाटक की विवेचना नाट्य जो तत्व है, जो आलोचकों ने जो मानदंड निश्चित किए हैं, उसके आधार पर हम आज करने जा रहे हैं। तो नाटक के तत्वों में सबसे पहला तत्व आता है कथा वस्तु की विवेचना। कथा वस्तु वह आधार होती है जिस पर वो पूरा नाटक अवलंबित होता है, आधारित होता है। अगर हम बात करें स्कंदगुप्त नाटक की, तो यह पूरी तरह ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक की ऐतिहासिकता लगभग असंदिग्ध है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक शासक है। गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत में 2वीं से 5वीं शताब्दी तक राज करने वाली एक सुदृढ़ वंश था, जिसने कि भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया। उस युग में जो भारतवर्ष का जो सांस्कृतिक उन्नयन हुआ, जिसमें कलाओं का जो विकास हुआ, कला विज्ञान और वाणिज्य का जो विकास हुआ, जिसकी बदौलत उस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया। तो यह जो महानता थी वह गुप्त वंश की थी, और यह जो नाटक है उसी गुप्त वंश के एक पराक्रमी शासक स्कंदगुप्त के चरित्र का विश्लेषण करने का प्रयास है। प्रसाद ने एक ऐतिहासिक कथा को आधार तो बना लिया, लेकिन कहीं न कहीं प्रसाद उन संदर्भों को आज के संदर्भ से जोड़ने की इच्छा रखते हैं। कमोबेश वही स्थिति जो प्राचीन भारत में थी, वही स्थिति आधुनिक भारत में भी थी। तो प्रसाद इस कथा वस्तु के माध्यम से उन प्रश्नों का हल आज ढूंढना चाह रहे हैं, और आज के जो नए प्रश्न हैं वह भी सामने रखते हैं। तो कथा वस्तु की हम बात करें तो प्रसाद ने कथा वस्तु का जो ताना बाना बुना है वो बहुत ही रोचकता से बुना है। कथा की शुरुआत इस नाटक में कुमार गुप्त के विलासी जीवन से होती है। कुमार गुप्त कुसुमपुर में अपना भोग विलास वाला जीवन जी रहे हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है, वह है अपने स्वार्थ, अपने विलास को पूरा करना, अपनी छद्म वासनाओं की पूर्ति करना। कुमार गुप्त क्षीणकाय वृद्ध स्थिति में भी सुरा और सुंदरी से मोह त्याग नहीं कर पाते, और यह उनकी वासना उनके गृह कलह का कारण बनती है। उनकी जो 2 रानियां थी, अनंत रानी जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी स्त्री थी, और वो ये 3 प्रकरण अपने निशक और विलासी प्रवृत्ति के पुत्र पुरगुप्त को शासक बनते हुए देखना चाहती है। जबकि दूसरी रानी कुमार गुप्त की देवकी। हालांकि यह पात्र जो है वह इतिहास के दृष्टिकोण से थोड़ा सा विवादास्पद है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देवकी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन प्रसाद ने अपनी अद्भुत मेधा के बल पर यह पात्र सर्जित किया है। कुमार गुप्त की जो दूसरी रानी थी देवकी, जो कि यह जो काल्पनिक नाम है यह प्रसाद के द्वारा दिया गया है। देवकी का पुत्र स्कंदगुप्त, जो कि साम्राज्य में उत्तराधिकार के नियमों से जो उत्तराधिकार के जो असंगत नियम हैं, जो अपुष्ट नियम हैं, उनकी वजह से परेशान है और अंत में विमुख हो जाता है शासन से। उसे नहीं चाहिए शासन, वह किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। वह यह कहता है कि मैं अकेला हूं, मेरा अकेला जीवन है और मुझे झगड़ा नहीं चाहिए।
अर्थात वह पूरी तरह से साम्राज्य से विमुख हो जाना चाहता है। इधर अनंत देवी कुचक्र रचती है, वह कहीं न कहीं देवकी का वध करवाकर या स्कंदगुप्त को मरवाकर वह साम्राज्य पाना चाहती है। इस हेतु वह राज्य के विभिन्न कर्मचारियों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करती है। राजनीतिक रूप से उस समय यह एक विडंबना थी कि ग्रह कलह के कारण बाहर के जो शत्रु थे उनको भी देखा नहीं जा रहा था। इस अव्यवस्था से दुखी होकर राज्य के स्वामी भक्त, प्रतिहारी, महामंत्री और अन्य अधिकारी भी अपना आत्मघात करने पर मजबूर हो गए। इसके बाद अनंत रानी राज्य के सेनापति भट्टारक के साथ मिलकर और कुचक्र बुद्धि नामक बौद्ध भिक्षु के साथ मिलकर देवी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन समय पर स्कंदगुप्त वहां पहुंच जाता है और उनके छल को, उनकी योजना को असफल कर देता है और क्रोधित होकर कहता है कि अगर आगे से कोई विद्रोह किया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां वह अपनी क्षमाशीलता का परिचय देता, उनको फ्री कर देता, मुक्त कर देता है। इसके बाद फिर मालवा पर हुनों का आक्रमण होता है, जहां पर स्कंदगुप्त समय पर पहुंचकर मालवा की रक्षा करता है। और अब यहां पर कहानी में थोड़ा सा बदलाव आता है और एक तरफ राजनीतिक जो घटनाक्रम को वो तो चलता ही रहता है, उसी दूसरे इस कड़ी में स्कंदगुप्त की व्यक्तिगत जीवन को भी इसमें दिखाने की चेष्टा की गई है। स्कंदगुप्त मालवा के जो धनिक व्यापारी हैं, उनकी पुत्री विजया की ओर आकृष्ट है। वहीं स्कंदगुप्त की तरफ मालवा की जो राजकुमारी है बंधुवर्मा, उसकी बहन जो है वह उसकी स्कंदगुप्त की ओर आकृष्ट है। तो यह प्रेम कोण कहानी को अलग मोड़ पर ले जाता है। विजया जो कि सत्तालोलुप स्त्री है, वह स्कंदगुप्त का वर्ण न करके राज्य के, गुप्त साम्राज्य के सेनापति भट्टारक का वर्ण करती है। भट्टारक शुरू में अनंत देवी से मिला हुआ है और साम्राज्य के रास्ते में कांटा बने हुए स्कंदगुप्त को हटाने का प्रयास करते हैं। जब हुनों का आक्रमण होता है तो भट्टारक कुचक्र द्वारा कुंभा नामक जो बांध है उसको भी नष्ट करवा देता है और यह समझा जाता है कि स्कंदगुप्त वहां पर नष्ट हो गया। लेकिन स्कंदगुप्त ने अपने पराक्रम का, अपने बल का, अपनी कूटनीतिक का और अपने विवेक का इस्तेमाल कर न केवल अपनी जान बचाई बल्कि संपूर्ण गुप्त साम्राज्य की जो शक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी थी उसको भी एकत्रित करके और गुप्त साम्राज्य को बचाने में, हुनों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हुनों द्वारा गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण हुआ तब समय पर स्कंदगुप्त अपनी शक्ति को एकत्रित करके पुरजोर उनका विरोध करते हैं और उनको खदेड़ डालते हैं और बाद में उनका राज तिलक होता है। तो यह कहानी एक तरफ तो तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम को प्रदर्शित करती है तथा दूसरी ओर स्कंदगुप्त के वैयक्तिक जीवन को भी प्रदर्शित करने का प्रयास करती है। प्रसाद ने इसमें आदर्शवाद, राष्ट्र प्रेम इसको तो उपस्थित किया ही है, साथ ही यथार्थ को भी अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। जो इसके स्त्री पात्र हैं, देवसेना जो कि प्रमुख स्त्री पात्र है, वह आदर्श की प्रतिमूर्ति है। वह अपने स्वदेश प्रेम पर अपने व्यक्तिगत प्रेम को न्योछावर कर देती है और अंत में अपने प्रणय को अपने मन में समेटते हुए राष्ट्र सेवा का संकल्प लेती है। वही हाल स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त भी एकाकी रहते हुए ही राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो नाटक है यह प्रसाद की मानसिकता को भी व्यक्त करता है। प्रसाद का दृष्टिकोण भले ही, प्रसाद का नाटक का आधार भले ही ऐतिहासिक रहा हो, लेकिन इस नाटक के माध्यम से उन्होंने आदर्श और यथार्थ का एक बहुत ही अद्भुत सम्मिलन करवाया है। यह जो नाटक है यह उस समय के राजनीतिक
विघटन को दर्शा रहा है। गुप्त राजवंश का जो बिखराव है, तत्कालीन जो गृह कलेश से उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं, जो उत्तराधिकार की जो असफलताएं हैं, उसको तो उद्घाटित करता ही है, बल्कि साथ ही प्रसाद ने अपने समय के प्रश्नों को भी उठाया, क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजी शासन था तथा नाममात्र के शासक रजवाड़े बने हुए थे, और सब ये प्रकरण सत्ता लोलुप बने हुए थे और सत्ता का सुख हथियाना चाहते थे। इसलिए इसके लिए बहुत निम्न स्तर के राजनीतिक षड्यंत्र रचे जाते थे। विरोध होता है, परस्पर विरोध होता था, भाई भाई का विरोध हो रहा था, और आज भी कमोवेश यही स्थितियां हैं। आज भी आधुनिक युग में भी हम पूरी तरह से इन कुचक्रों से मुक्त नहीं हुए हैं। आज भी हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने दुश्मन को कमतर करके आते हैं, उनसे मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति संकट खड़ा करने की चेष्टा करते हैं। तो प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की है कि राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम व्यक्तिगत सुखों से कहीं बढ़कर है। प्रसाद की यह जो कथा वस्तु है वो ऐतिहासिक होते हुए भी आधुनिकता से परिपूर्ण है। कथन ऐतिहासिक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कल्पना का प्रयोग करके प्रसाद ने इस नाटक को बहुत ही सुंदर समायोजित करने की कोशिश की है। तो कथा वस्तु के आधार पर यह एक परिपूर्ण नाटक है, सक्षम नाटक है, और कथा तत्वों के आधार पर यह एक सफल कृति है, जिसकी आलोचकों ने भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। धन्यवाद।